जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार है ना, सभी कोचिंग संस्थान जो है 30 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश है। इसी क्रम में जो अपने ऑफलाइन बैच है, उनके जो टॉपिक बचे हुए उनको आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे अपन। अपना जो अगला टॉपिक था पवने, है ना, वाइन सिस्टम वाला जो टॉपिक चल रहा था, पवनों के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो पवन, है ना, पवन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पवन वायुदाब में विषमता के कारण, है ना, वायुदाब जो है यानी कि वायुदाब, है ना, भूमंडल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो दाब है, उस दाब के अनुसार अगर बात की जाए तो किन्हीं दो स्थानों के वायुदाब के मध्य, है ना, किन्हीं दो स्थानों के मध्य वायुदाब में भिन्नता या विषमता के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु का प्रवाह पवन कहलाता है। यानी कि मैं यहां अगर आपको बताऊं तो किन्हीं दो स्थानों के मध्य वायुदाब, है ना, वायुदाब में भिन्नता या विषमता, किन्हीं दो स्थानों के मध्य वायुदाब में भिन्नता या विषमता के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। तो वायुदाब में किन्हीं दो स्थानों के मध्य वायुदाब में भिन्नता के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। बात समझ में आई? वापस रिपीट करता हूं मैं, पवन से क्या तात्पर्य है। पवन किन्हीं दो स्थानों के मध्य वायुदाब में भिन्नता के कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु का क्षैतिज संचलन क्या कहलाता है? पवन कहलाता है। वायु का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। अब अगर देखा जाए तो पवन का जो संचलन है या वायु का जो संचलन है वो कितने आधारों पर होता है? तो दो प्रकार से वायु का संचलन होता है ना। वायु के संचलन की अगर बात की जाए, वायु का संचलन, तो वायु का संचलन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है वायु का क्षैतिज संचलन, और दूसरा जो होता है वो होता है वायु का ऊर्ध्वाधर संचलन। यानी कि एक तो क्षैतिज संचलन और एक ऊर्ध्वाधर संचलन। अब अगर क्षैतिज संचलन की अगर अपन बात करें कि भाई क्षैतिज संचलन कैसे होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो संचलन है उसके अनुसार अगर बात करें तो उच्च वायुदाब, है ना, हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, लो प्रेशर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो वायु का संचलन होता है वह कहलाता है पवन। क्या कहलाता है? पवन। यानी कि वायु का जो क्षैतिज संचलन है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु का क्षैतिज संचलन पवन कहलाता है। बात समझ में आ गई है ना? पवन कहलाता है। और एक होता है वायुधारा, मतलब एक तो पवन और दूसरा है वायुधारा। यानी कि वायु का क्षैतिज संचलन क्या कहलाएगा? पवन कहलाएगा। इसके बाद देखा जाए वायुधारा की अगर बात की जाए तो धरातल पर, है ना, धरातल पर जो उच्च वायुदाब है, इस उच्च वायुदाब से वायुमंडल की ओर जो निम्न वायुदाब है, लो प्रेशर है, तो ये जो ऊर्ध्वाधर संचलन हो रहा है, यानी कि धरातलीय उच्च वायुदाब से वायुमंडलीय निम्न वायुदाब की ओर पवनों का गमन जो है, या धरातल से पवने ऊपरी वायुमंडल की ओर जो अपसारित होती है उसे ऊर्ध्वाधर संचलन कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर संचलन जो होता है वह कहलाता है वायुधारा।
धारा। बात समझ में आई ना, एक तो है पवन और दूसरा है वायु धारा। अगर वायु का क्षैतिज संचलन हो रहा है तो वह पवन कहलाएगी, और वायु का अगर ऊर्ध्वाधर संचलन हो रहा है तो वह वायु धारा कहलाएगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो पवनें जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। क्यों? क्योंकि किन्हीं दो स्थानों के मध्य वायुदाब में भिन्नता के कारण पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करेगी। इसके बाद अगर देखा जाए पवनों की गति, है ना, पवनों की गति, पवनों की गति की अगर बात की जाए तो पवनों की गति वायुदाब में भिन्नता के कारण होती है। यानी कि अगर अपन बात करें पवनों की गति, पवनों की गति, पवनों की गति की अगर बात करें अपन तो पवनों की गति जो है वायुदाब में भिन्नता के कारण चलती है। किन्हीं दो स्थानों के मध्य वायुदाब में भिन्नता के कारण पवनों की गति होती है। मतलब सीधा यहां लिख दूं मैं, वायुदाब में भिन्नता के कारण पवनों में गति होती है। किस कारण से? किन्हीं दो स्थानों के मध्य वायुदाब में भिन्नता के कारण पवन में गति होती है। अब पवन की गति का जो निर्धारक है वो वायुदाब प्रवणता है। क्या है? वायुदाब प्रवणता। यानी कि वायुदाब में भिन्नता के कारण पवनों में गति होती है। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो वायुदाब प्रवणता है ना, वायुदाब प्रवणता। यानी कि किन्हीं दो स्थानों में वायुदाब की जो भिन्नता है उसे अपन वायुदाब प्रवणता या दाब प्रवणता के नाम से जानते हैं, और इसे ही बैरोमेट्रिक ढाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरोमेट्रिक ढाल। अगर किसी क्षेत्र विशेष में वायुदाब की जो प्रवणता है, अगर किसी क्षेत्र विशेष में वायुदाब की प्रवणता अधिक है, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में वायुदाब की प्रवणता अधिक है, तो उस क्षेत्र में पवनों की गति तीव्र होगी। पवनों की गति तीव्र होगी। बात समझ में आई है ना? दाब प्रवणता या वायुदाब प्रवणता को बैरोमेट्रिक ढाल कहा जाता है। दाब प्रवणता किन्हीं दो स्थानों में वायुदाब की भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है, और वायुदाब प्रवणता अधिक अगर है तो वहां उस क्षेत्र में पवनों की गति तीव्र होगी, तथा किसी क्षेत्र में वायुदाब प्रवणता न्यून या कम है तो उस क्षेत्र में पवनों की गति भी निम्न होगी। पवनों की गति न्यून होगी। यानी कि पवनों की जो गति है, पवनों की जो स्पीड है वो दाब प्रवणता पर निर्भर करती है। जिस क्षेत्र में दाब प्रवणता अधिक होगी उस क्षेत्र में पवनों की गति अधिक, जिस क्षेत्र में दाब प्रवणता कम होगी उस क्षेत्र में पवनों की गति न्यून होगी। क्लियर हो गई बात? इसके बाद अगर बात की जाए तो पवनों की दिशा क्या होगी? इसका सिंपल सा उत्तर है, पवनों की दिशा की अगर बात करें अपन तो जिस ओर से पवन आ रही है वही पवन की दिशा है। जिस ओर से पवन आ रही है वही पवन की दिशा है। जिस दिशा से पवन आ रही है वो ही पवन की दिशा होगी। यानी कि जिस ओर से पवन आ रही है वही पवन की दिशा है। अब अगर आगे बात करें अपन तो पवनों की दिशा को प्रभावित कौन करता है ना? पवनों की दिशा की अगर बात करें तो इन पवनों की दिशा को प्रभावित कौन करेगा? तो पवनों की दिशा को प्रभावित करने के कारकों की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, अपन बात कर रहे हैं पवनों की दिशा प्रभावित किससे होती है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति, परिभ्रमण या रोटेशन, यानी कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उस घूर्णन गति के कारण कोरियोलिसिस बल की उत्पत्ति होती है। यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति या अपन यूं कहें दैनिक गति या परिभ्रमण गति, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है कोरियालिस बल, है ना। कोरियालिस नामक विद्वान ने इस बल के बारे में बताया था, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा है कोरियालिस बल। इस कोरियालिस बल के कारण
फेरल महोदय ने एक नियम दिया था, उस नियम के अनुसार बताया गया कि अगर जिस दिशा से पवन आ रही उसकी तरफ आप पीट करके खड़े हो जाते हो तो उत्तरी गोलार्ध में आपको दाईं ओर, है ना, दाईं ओर राइट हैंड साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर मुड़ना पड़ेगा। मतलब पवनों की दिशा को प्रभावित करती है पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न कोरियोलिस बल। इस कोरियोलिस बल के आधार पर फेरल ने एक नियम दिया था। उस फेरल के नियम के अनुसार अगर अपन बात करें तो फेरल के नियम के अनुसार अगर किसी को उत्तरी गोलार्ध में गमन करना है, या यूं कहें पवनें जब उत्तरी गोलार्ध की ओर चल रही है, उत्तरी गोलार्ध, है ना, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध, फेरल के नियम के अनुसार जब आप भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में जाओगे, या पवनें जब उत्तरी गोलार्ध में चलेगी तो वह अपने दाईं ओर मुड़ेगी। किस ओर मुड़ेगी? दाईं ओर। तथा दक्षिणी गोलार्ध में जाने पर पवनें अपने बाईं ओर मुड़ेगी। यह नियम दिया था फेरल महोदय ने। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। बात की जाए तो पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न कोरियोलिस बल के आधार पर फेरल महोदय ने नियम दिया जिसे फेरल का नियम कहा जाता है। और फेरल के नियम के अनुसार अगर बात करें अपन तो उत्तरी गोलार्ध में पवनें, है ना, उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं ओर मुड़ेगी, अपने दाईं ओर मुड़ेगी या मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है। और यह जो नियम है, यह नियम दिया था फेरल महोदय ने। किसने दिया था? फेरल महोदय ने। यानी कि फेरल का नियम, फेरल के नियम के अनुसार जिस दिशा से पवन आ रही है उस दिशा की ओर पीट करके खड़े होने पर उत्तरी गोलार्ध में पवन दाईं ओर मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में पवन बाईं ओर मुड़ेगी। बात समझ में आई? यानी कि पवनों की दिशा को प्रभावित करता है कोरियोलिस बल। कौन सा बल? कोरियोलिस बल। इस कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है पृथ्वी की दैनिक गति या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। आपको इसके बारे में और जानकारी अगर चाहिए तो आपको याद रखना है कोरियोलिस बल सर्वाधिक प्रभावी, है ना, कोरियोलिस बल सर्वाधिक प्रभावी होता है ध्रुवों पर, है ना। जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उन ध्रुवों पर कोरियोलिस बल सर्वाधिक प्रभावी होता है। तथा कोरियोलिस बल की न्यूनतम प्रभाव की अगर बात की जाए तो कोरियोलिस बल न्यूनतम प्रभावी होता है भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखीय क्षेत्र पर कोरियोलिस बल न्यूनतम प्रभावी होता है। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो पवनों की दिशा व गति को प्रभावित करने वाले, पवनों की दिशा व गति को प्रभावित करने, तो पवनों की दिशा आपको समझ में आया। जिस ओर से पवन आ रही है वही पवन की दिशा है। पवन की दिशा को प्रभावित करता है कोरियोलिस बल। इस बल की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। कोरियोलिस बल के आधार पर फेरल महोदय ने फेरल का नियम दिया। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेगी। कोरियोलिस बल सर्वाधिक प्रभावी ध्रुवों पर और न्यूनतम प्रभावी भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर होता है। इसके बाद अगर अगला बिंदु अपन देखें तो पवनों की दिशा व गति को प्रभावित करने वाले कारक, पवनों की दिशा व गति को प्रभावित करने वाले कारक, पवनों की गति व दिशा, पवनों की गति व दिशा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, पवनों की दिशा व गति को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो पवनों की गति व दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता, है ना, किन्हीं दो स्थानों के मध्य जो वायु दाब में अंतर है वही दाब प्रवणता कहलाता है। तो दाब प्रवणता के आधार पर पवनों की गति प्रभावित होती है। जहां दाब प्रवणता अधिक वहां पवनों की गति अधिक, जहां दाब प्रवणता कम वहां पवनों की गति भी कम होगी। दूसरा बिंदु अगर देखा जाए तो पृथ्वी की
पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी पवनों की दिशा को प्रभावित करती, गति व दिशा को प्रभावित करती। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोरियोलिस बल, है ना, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल के आधार पर भी पवनों की गति व दिशा प्रभावित होती है ना। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेगी। उसके बाद देखा जाए तो पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, इस अभिकेंद्रीय बल के कारण भी पवनों की गति व दिशा प्रभावित होती है। आपको पता होना चाहिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है या यूं कहें विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी में अभिकेंद्रीय बल शून्य रहता है। अभिकेंद्रीय बल के अभाव के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती, पूरा शांत रहता है एरिया, है ना। तो अभिकेंद्रीय बल, मतलब अभिकेंद्रीय बल से तात्पर्य यह है कि किसी, मतलब अभिकेंद्रीय बल से तात्पर्य है कि परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला बल, है ना, परिधि से केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के बाद अगर आगे बात करें तो भूतल से होने वाला घर्षण बल, भूतल से उत्पन्न होने वाला घर्षण बल, यानी कि घर्षण बल जो है वह घर्षण बल भी गतिरोध उत्पन्न करता है पवनों की गति व दिशा में। इसके बाद अगर देखा जाए तो पवनों के प्रकार, अगला बिंदु है पवनों के प्रकार। तो आपको ये बिंदु याद रखना है कि दाब प्रवणता, पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति, कोरियोलिस बल, अभिकेंद्रीय बल व घर्षण बल के कारण पवनों की गति व दिशा प्रभावित होती है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें अपन तो पवनों के प्रकार के संदर्भ में अगर देखा जाए, पवनों के प्रकार की बात करें तो मोटे रूप पर, है ना, मुख्य रूप से देखा जाए तो अपन 3 भागों में इनको विभाजित करेंगे। इसमें एक है आपकी स्थायी पवने, नंबर 1 पर अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर है स्थायी पवन या स्थायी पवने, है ना। स्थायी पवने ये परमानेंट होती है, इन्हें सनातनी पवने भी कहते हैं, ग्रहीय पवने भी कहते हैं, भूमंडलीय पवनों के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखा जाए तो नंबर 2 पर है सामयिक पवन। फिर नंबर 3 पर देखा जाए तो स्थानीय पवन। तो सामान्य तौर पर 3 प्रकार में पवनों को विभाजित किया गया है, स्थायी पवन, सामयिक पवन और स्थानीय पवन। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे स्थायी पवने। स्थायी पवनों की अगर बात की जाए, स्थायी पवन, तो स्थायी पवन की अगर बात की जाए तो इस स्थायी पवन को प्रचलित पवन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्रचलित पवन के नाम से भी जाना जाता है। इसे सनातनी पवन भी कहते हैं, सनातनी पवन के नाम से भी जाना जाता है। इसी पवन को भूमंडलीय पवन के नाम से भी जाना जाता है। अब स्थायी पवनों की अगर बात की जाए तो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनों को स्थायी पवने कहा गया। यानी कि स्थायी पवनों के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसी पवने जो वर्ष भर, है ना, वर्ष भर, ऐसी पवने जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हो, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनों को स्थायी पवन की संज्ञा दी गई है। इसके बाद अगर देखा जाए तो स्थायी पवनों को पुनः 3 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं अपन मुख्य रूप से। स्थायी पवनों के प्रकार की अगर बात की जाए तो स्थायी पवन के प्रकार हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो एक तो है आपकी व्यापारिक पवन। उसके बाद नंबर 2 पर अगर बात करें व्यापारिक पवन के बाद तो नंबर 2 पर आएगी आपकी पछुआ पवन। और पछुआ पवन के बाद अगर देखा जाए तो नंबर 3 पर है आपकी ध्रुवीय पवन। यानी कि स्थायी पवनों के विभाजन की बात की जाए तो व्यापारिक पवन,
पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। इन मुख्य रूप से इन 3 भागों में इनको विभाजित किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि व्यापारिक पवन, पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन किस प्रकार से कार्य करती है या इनसे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो नंबर 1 पर देखेंगे अपन व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। देखो व्यापारिक पवन के संदर्भ में अगर बात की जाए तो व्यापारिक पवन यानी कि ये जो पवन है इसका नाम कैसे, नामकरण कैसे हुआ। जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है ट्रेक, ट्रेड, ट्रेड, ट्रेड्स। जर्मन भाषा का एक शब्द है ट्रेड। इस ट्रेड का अंग्रेजी अनुवाद अगर देखा जाए तो इस ट्रेड का अंग्रेजी रूपांतरण जो है वो बना है ट्रेक, ट्रेक। और इस ट्रेक का जो अर्थ है वह अर्थ है एक निश्चित मार्ग, एक निश्चित मार्ग। बात समझ में आई। यानी कि जर्मन भाषा के ट्रेड का अंग्रेजी रूपांतरण ट्रेक और जिसका हिंदी अर्थ होता है निश्चित मार्ग। यानी कि वे पवने जो एक निश्चित मार्ग पर प्रवाहित होती हो सनातनी पवने कहलाती है। अब इस निश्चित मार्ग पर प्राचीन काल में जो है पालदार नावों के माध्यम से व्यापार है ना, अरब और यूरोप जो व्यापारिक थे वो व्यापारिक नावों का संचालन करते थे। इस आधार पर इसको व्यापारिक पवन नाम दे दिया गया। अब इन व्यापारिक पवनों की अगर बात की जाए तो इन व्यापारिक पवनों का प्रवाह, व्यापारिक पवनों का प्रवाह अगर देखा जाए तो प्रवाह व्यापारिक पवनों का प्रवाह अगर देखा जाए तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यानी कि 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री की अगर बात की जाए तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है वहां पर बनती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। कौन सी पेटी बनती है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। दोनों गोलार्धों में बनती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर ये पवने गमन करती है। और विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की अगर बात की जाए तो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है, इस मध्य के क्षेत्र में बनती है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यानी कि व्यापारिक पवनों का जो प्रवाह है वह उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर है। लाइट चली गई, लाइट चली गई। अरे यार आ गई वापिस, कंटिन्यू कर दूं? कट। व्यापारिक पवनों के प्रवाह की अगर बात की जाए तो व्यापारिक पवनों का प्रवाह उपोष्ण उच्च वायुदाब से लेकर के विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर है। उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर है। यहां तक बात समझ में आई। यानी कि अपन सीधा यूं कह सकते हैं कि व्यापारिक पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गमन करती है। ये पवने दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य गमन करती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये पवने है ना, जो व्यापारिक पवने हैं, यह उष्ण व आर्द्र होती है। कैसी होती है? उष्ण व आर्द्र होती है। व्यापारिक पवने उष्ण व आर्द्र होती है, उष्ण व आर्द्र होती है। देखो सामान्यतः व्यापारिक पवने भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण पूर्णतया उष्ण या शुष्क पवने होती है। लेकिन
जब ये व्यापारिक पवनें किसी समुद्री सतह के ऊपर से गुजरती है तो उस समय वहां से ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए, इन व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति महाद्वीपों के पूर्वी भाग में होती है। कहाँ होती है? पूर्वी भाग में। और इन पवनों की उत्पत्ति पूर्वी भाग में होने के पीछे प्रमुख कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी कि व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति जो है पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण महाद्वीपों के पूर्वी भाग में होती है, पूर्वी भाग में होती है। और पूर्वी भाग में इनकी उत्पत्ति होती है। इस कारण इन पवनों को पूर्वैया या पूर्वा पवन की संज्ञा दी गई है। पूर्वैया या पूर्वा पवन की संज्ञा दी गई, यानी कि ईस्टर्लीज पवन भी इसे कहते हैं। तो व्यापारिक पवनें पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण महाद्वीपों के पूर्वी भाग, अगर महासागर पूछता है तो महासागर का पश्चिमी भाग होगा, तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में इन पवनों की उत्पत्ति होती है, पूर्व दिशा की ओर से गमन करती है। इस कारण इन्हें पूर्वैया या पूर्वा पवन की संज्ञा दी गई है। इसके बाद अगर देखा जाए, इन व्यापारिक पवनों के संदर्भ में आगे बात करें अपन, या इस पूर्वा पवन के संदर्भ में अगर आगे बात करें, तो ये पवनें, यानी कि जो पूर्वा या पूर्वैया जो है ना, पूर्वा या पूर्वैया जो पवन है, यह पवन महाद्वीपों के पूर्वी भाग, महाद्वीपों के पूर्वी भाग से उत्पन्न होती है और पूर्वी भाग से निकल करके ये पश्चिमी भाग की ओर गमन करती है, पश्चिमी भाग की ओर गमन करती है, पश्चिम की ओर। यानी कि जब यह पवन महाद्वीपों के पूर्वी भाग से पश्चिम भाग की ओर आएगी, या यूं कहें महाद्वीपों की ओर जब ये निरंतर आगे बढ़ेगी, तो उस समय इसमें आर्द्रता की कमी होगी। किसकी कमी होगी? आर्द्रता की कमी होगी। यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आने पर, या यूं कहें महाद्वीपों की ओर बढ़ने पर आर्द्रता में कमी होगी, आर्द्रता में कमी होगी। यानी कि यह पूर्वैया पवन महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर तीव्र वर्षा करेगी, महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर तीव्र वर्षा करेगी, जबकि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर यह न्यून या न के बराबर वर्षा करेगी, न्यून वर्षा करेगी। जैसे जैसे महाद्वीपों की ओर अंदर की ओर बढ़ती जाएगी, यानी कि पश्चिमी किनारे तक यह वर्षा में कमी कर देगी या बिल्कुल वर्षा नहीं करेगी। इसी कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में या महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विस्तार हुआ है, मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई है, या यूं कहें मरुस्थलों का विकास हुआ है। आपने देखा होगा जो निम्न अक्षांश है ना, निम्न अक्षांश यानी कि 15 डिग्री से 30 डिग्री का जो क्षेत्र है ना, निम्न अक्षांशों पर, किन अक्षांशों पर? निम्न अक्षांश पर 15 डिग्री से 30 डिग्री जो अक्षांश है, उन अक्षांशों पर अधिकांशतः मरुस्थलों का विकास हुआ है। इन पश्चिमी भागों में यह पूर्वा पवन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में महासागरों के पूर्वी भाग से आने वाली ठंडी पवन के साथ मिल जाती है। तो आपको सीधा याद रखना है कि व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण महाद्वीपों के पूर्वी भाग से होती है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से यह उत्पन्न होने के बाद जब महाद्वीपों के पश्चिम की ओर बढ़ेगी तो निरंतर वर्षा में कमी करती हुई आएगी। सामान्यतः इन पवनों से वर्षा नहीं होती, लेकिन सागरीय सतह से जब ये पवन गुजरेगी तो अपने साथ आर्द्रता लेकर के आगे बढ़ेगी। तो जैसे जैसे यह पश्चिम की ओर आएगी, इसमें आर्द्रता की कमी होगी और निम्न अक्षांशों पर पहुंचते है ना 15 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों का विकास होता है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो इन पवनों की दिशा क्या होगी, तो पवनों की दिशा की अगर बात की जाए, व्यापारिक पवनों की दिशा की अगर बात की जाए तो व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में अगर अपन बात करें, किस गोलार्ध में बात करें? उत्तरी गोलार्ध में अगर बात की जाए ना,
उत्तरी गोलार्ध में अगर बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र कहलाता है आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ। और दक्षिण की अगर बात की जाए तो दक्षिण में भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है ना, 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ। और यहां मध्य की अगर बात की जाए तो मध्य में 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है यह कहलाता है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। यानी कि व्यापारिक पवनों की अगर बात की जाए तो व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होती है। और दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर से होती है। यानी कि व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध, व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में जो है वह उत्तर पूर्व होती है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वह दिशा होती है दक्षिण पूर्व होती है। यानी कि अगर सीधा सा अगर अपन देखें तो उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार की स्थिति बनेगी। उत्तरी गोलार्ध में यह पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती हुई दिखाई देगी। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में यह पवन दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। यानी कि व्यापारिक पवनों की उत्तरी गोलार्ध में दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। इस कारण इसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड है ना, नेट पवन के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में सेट पवन, साउथ ईस्ट ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। तो दिशा के संदर्भ में आप ध्यान रखें, व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट तथा दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाती हुई और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाती हुई दिखाई देती है। अब इसके बाद अगर आगे बात करें तो जब ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पवनें विषुवत रेखीय क्षेत्र में, दोनों गोलार्धों की पवनें विषुवत रेखीय क्षेत्र में आकर के टकराती है, तो ऐसी स्थिति में ITCZ अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी कि अगर अपन आगे बात करें तो जब उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर जो पवनें चलती है, यानी कि जब दोनों गोलार्धों से चलने वाली व्यापारिक पवनें आपस में टकराती है, तो ऐसी स्थिति में ITCZ का निर्माण होता है। यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ तथा 5 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है ना, 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण, पांच डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है, इस 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र में जब दोनों गोलार्धों से आने वाली व्यापारिक पवनें आपस में टकराएगी, तो इस क्षेत्र में ITCZ या यूं कहें अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होगा। अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होगा, जिसे अपन कह सकते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन, ITCZ का निर्माण होगा। यानी कि अंतः उष्ण अभिसरण जो क्षेत्र है, इस अंतः
उष्ण अभिसरण क्षेत्र का निर्माण कब होगा? जब उत्तरी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें, है ना, उत्तरी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें आपस में मिलेगी। तो उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखीय पेटी में आपस में मिलेगी तो उस समय ITCZ का निर्माण होगा, और ITCZ के निर्माण के कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन, यानी कि इस क्षेत्र की अगर बात की जाए भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अभिकेंद्रीय बल के अभाव के कारण पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर मंद विषुवत रेखीय पछुआ पवन का संचलन होता है। यानी कि इस क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र में, है ना, विषुवत रेखीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र की अगर बात करें तो इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में अभिकेंद्रीय बल के अभाव के कारण, अभिकेंद्रीय बल के अभाव के कारण पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विषुवत रेखीय पछुआ पवन का संचलन होता है। याद रहे यह एक क्षतिपूर्ति पवन है। जो विषुवत रेखीय पछुआ पवन है ना, यह एक क्षतिपूर्ति पवन है, और यह पवन पृथ्वी के कोणीय संवेग के कारण उत्पन्न होती है, या यूं कहें भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो कोरल अभिकेंद्रीय बल का अभाव है उस कारण ये पवन चलती है। तो यह एक क्षतिपूर्ति पवन है जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। जैसे ही यह पवन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलेगी और यहाँ पर जो अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र बनेगा, यानी कि जो दोनों गोलार्धों से आने वाली गर्म पवनें आपस में टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ से इन पवनों का अपसरण होगा। क्या होगा? अपसरण होगा, यानी कि ये पवनें अपसारित होकर के ऊपरी वायुमंडल की ओर प्रवाहित होगी। ऊपरी वायुमंडल की ओर इन पवनों का क्या हो जाएगा? अपसरण हो जाएगा। अपसरण होगा, और अपसरण किस तरफ होगा? ऊपरी वायुमंडल में। ऊपरी वायुमंडल में इन पवनों का क्या हो जाएगा? अपसरण हो जाएगा, यानी कि अपसारित कर दी जाएगी ऊपर की ओर। मतलब आप यूं समझो कि इस क्षेत्र से पवनों का ऊर्ध्वाधर संचलन हो रहा है, और ऊर्ध्वाधर संचलन वायुधारा कहलाती है। यानी कि इस क्षेत्र में जब ये पवनें धरातलीय क्षेत्र से ऊपरी वायुमंडल की ओर ऊपर बढ़ेगी, यानी कि पृथ्वी मतलब पवनें गर्म होकर के ऊपर की तरफ फैल जाएगी। ऊपर फैलने के बाद पुनः 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर ये नीचे उतरेगी, और इस प्रोसेस के दौरान इस क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होगी। कैसी वर्षा होगी? संवहनीय वर्षा होगी। और ये जो पवनों का अपसरण हो रहा है यह कहलाती है हेंडली कोशिका। क्या कहलाती है? हेंडली कोशिका। इस तरह से पवन अपसरण के कारण इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में दोनों गोलार्धों की गर्म पवनों के टकराने के कारण वर्ष भर संवहनीय धाराओं के द्वारा वर्षा होती है। इसके द्वारा, संवहनीय धाराओं के द्वारा वर्ष भर वर्षा होती है। यानी कि दोनों पवनें आपस में टकरा करके विषुवत रेखीय क्षेत्र में घनघोर संवहनीय वर्षा करेगी। कैसी वर्षा करेगी? संवहनीय वर्षा। याद रहे संवहनीय वर्षा जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। कहां पर होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो 2 बजे से लेकर के 4 बजे के मध्य का जो समय है उस समय में यहाँ पर वर्षा होती है। तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। याद रहे संवहनीय वर्षा जो है दोनों व्यापारिक पवनों के टकराने के कारण वायु का जो ऊर्ध्वाधर संचलन है, यानी कि धरातल से वायु का ऊपर की ओर बढ़ना, जो ऊर्ध्वाधर संचलन है उसके कारण यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय धाराओं के माध्यम से होने वाली वर्षा संवहनीय वर्षा कहलाती है। इन्हीं व्यापारिक पवनों के जो क्षेत्र है, इन व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में ही एक डोलड्रम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डोलड्रम का निर्माण होता है। तो डोलड्रम की बात की जाए तो डोलड्रम एक जर्मन भाषा का शब्द है जिससे तात्पर्य है शांत। यानी कि इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में अभिकेंद्रीय बल के अभाव के कारण वर्ष भर
शांत वातावरणीय दशा बनी रहती है, जिसे डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। डोल्ड्रम 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिण के मध्य का क्षेत्र है। डोल्ड्रम तथा ITCZ का निर्माण व्यापारिक पवन या यूं कहें विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होता है। इस व्यापारिक पवन की अगर आगे बात करें, यही व्यापारिक पवन आगे चल करके हिंद महासागरीय क्षेत्र में, हिंद महासागरीय क्षेत्र में मानसूनी पवन का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? मानसूनी पवन। यानी कि जो मानसूनी पवन है, ये व्यापारिक पवन है, हिंद महासागरीय क्षेत्र में जाकर के मानसूनी पवन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये थी आपकी व्यापारिक पवन। इसके साथ ही अगर आप चाहो तो हेंडली कोशिका की अगर बात की जाए कि भाई हेंडली कोशिका क्या है, अगर हेंडली कोशिका की बात करें तो हेंडली कोशिका के संदर्भ में आप यूं समझो कि एक तो होती है पवन, है ना, पवन, और दूसरी होती है वायुधारा। पवन तथा वायुधारा का चक्रीय प्रारूप, पवन तथा वायुधारा का चक्रीय प्रभाव जो है, वो चक्रीय प्रभाव हेंडली सेल या हेंडली कोशिका कहलाता है। हेंडली नामक विद्वान ने इसे सर्वप्रथम खोजा था, तो उनके नाम पर ही इसका नाम रख दिया हेंडली कोशिका। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन व्यापारिक पवन के बाद, तो अगली पवन है आपकी पछुआ पवन या वेस्टर्न विंड, पछुआ पवन। इसको मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि व्यापारिक पवनें, है ना, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आकर के मिलती है। इन दोनों के मिलने के कारण ITCZ का निर्माण होता है। यहाँ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पवनों का ऊर्ध्वाधर संचलन होगा, पवन ऊपरी वायुमंडल में अपसारित कर दी जाएगी, ऊपर जाने के बाद संवहनीय क्रियाओं के माध्यम से यहाँ वर्ष भर वर्षा करेगी, और पवनों का जो ऊपरी वायुमंडल में प्रसारण हो रहा है वो पवन तथा वायुधारा का एक चक्रीय प्रभाव है या प्रारूप है। व्यापारिक पवन के बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगली पवन है आपकी पछुआ पवन। पछुआ पवन के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यह एक मध्य अक्षांशीय प्रचलित पवन है ना। पछुआ पवन की अगर बात करें तो पछुआ पवन एक मध्य अक्षांशीय प्रचलित पवन है। यहाँ मध्य अक्षांशीय यानी कि एक निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश ध्रुवीय क्षेत्र होगा, निम्न अक्षांश विषुवत रेखीय क्षेत्र होगा, और जो उपोष्ण क्षेत्र है वह मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि बात की जाए तो दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है वहां पर पछुआ पवन चलती है। मतलब 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के पछुआ पवन की अगर बात करें अपन तो पछुआ पवन विषुवत रेखीय क्षेत्र तथा इसके बाद बात की जाए तो 35 डिग्री से लेकर के इस तरफ देखा जाए तो 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यहां पर स्थित है आपका 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यानी कि पछुआ पवन के प्रवाह की अगर बात की जाए तो दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर इस पवन का संचलन होता है। यानी कि 35 डिग्री पर बन रहा है आपका उपोष्ण, 35 डिग्री पर क्या बन रहा है? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। इस क्षेत्र में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या बन रहा है? 30 से 35 डिग्री के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से अगर बात करें तो उपध्रुवीय निम्न
वायुदाब, निम्न वायुदाब क्षेत्र। और यहां पर भी क्या बन रहा है, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। यानी कि 35 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के मध्य चलती है ये पवनें दोनों गोलार्धों में। बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा। यानी कि अगर यहां पर मैं इस तरह से बनाऊं तो ये है आपका दक्षिण और ये है पश्चिम, यानी कि इस तरह से इनका संचलन होगा। यानी कि पछुआ पवनों की अगर बात की जाए तो 35 डिग्री से 60 डिग्री, 35 डिग्री से 60 डिग्री दोनों गोलार्धों में, 35 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनों का संचलन होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह पवन, उत्तरी गोलार्ध में यह पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में यह पवन उत्तर पश्चिम दिशा से, है ना, उत्तर पश्चिम दिशा से, ये वाला एरिया उत्तर पश्चिम, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण, उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो बात समझ में आई आपको। पछुआ पवनों की दिशा की अगर बात की जाए तो पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में होगी दक्षिण पश्चिम दिशा, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम दिशा। तथा दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा होगी उत्तर पश्चिम दिशा। बात समझ में आई है ना। तो पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलेगी, जिनकी उत्तरी गोलार्ध में दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाती हुई। और दक्षिणी गोलार्ध में बात की जाए तो इनकी दिशा उत्तर पश्चिम दिशा से लेकर के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाती हुई। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो इन पछुआ पवनों की सर्वाधिक प्रभावशीलता दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। बात समझ रहे हो ना। पछुआ पवनों की सर्वाधिक प्रभावशीलता या सर्वाधिक गति दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। मतलब मैं यहां सीधा लिख दूं कि पछुआ पवनों का अत्यधिक प्रभाव, पछुआ पवनों का अत्यधिक प्रभाव जो है दक्षिणी गोलार्ध में होता है। कहां पर होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में भी बात की जाए तो 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। दक्षिणी गोलार्ध में अगर बात की जाए तो नाविकों के द्वारा 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य इन पछुआ पवनों की गति के आधार पर इनको भिन्न भिन्न नाम दिया है। और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो प्रभावशीलता अधिक है उसके पीछे के प्रमुख कारण क्या है, उसके पीछे के प्रमुख कारणों की अगर बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अत्यधिक जल है, या यूं कहें जल या महासागरों की अधिकता, जल की अधिकता या महासागरों की अधिकता, ठीक है ना। दूसरी अगर बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड या स्थलीय भाग की कमी, स्थलीय भाग की कमी। फिर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में घर्षण बल की न्यूनता, घर्षण बल की न्यूनता या घर्षण बल की कमी। इसके बाद अगर आगे बात करें तो इन सभी कारणों के कारण दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों के प्रभाव या प्रवाह में अवरोध की कमी आती है ना। अवरोध की न्यूनता यानी कि जल की अधिकता, स्थलखंड की कमी, घर्षण बल की न्यूनता और अवरोध की कमी के कारण पछुआ पवनों का अत्यधिक प्रभाव या अत्यधिक गति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। जब ये पछुआ पवनें 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है, तो उस समय यहाँ पर जो नाविक या जो मछुआरे थे उन्होंने 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर
चलने वाली पछुआ पवन को गरजता चालीसा नाम दिया है। क्या नाम दिया है? गरजता चालीसा। गरजता चालीसा पछुआ पवन का एक स्थानीय नाम है। यह नामकरण नाविकों के द्वारा किया गया। फिर 40 डिग्री के बाद अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन पछुआ पवनों को प्रचंड पचासा के नाम से जाना जाता है। प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा के नाम से। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन पवनों को चीखता साठा, चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। यानी कि पछुआ पवनों के दक्षिणी गोलार्ध में प्रचलित या स्थानीय जो नाम है, स्थानीय नाम 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो पछुआ पवनों के प्रभाव या इन पछुआ पवनों के क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है। यानी कि यूं कहें कि जब पछुआ पवने तथा ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने तथा ध्रुवीय पवने या ध्रुव से आने वाली जो शीत शुष्क पवने हैं वो पवने आपस में मिलती हैं तो वाताग्रों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वाताग्रों का निर्माण करती है। और इन वाताग्रों के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आपकी पछुआ पवन। पछुआ पवन के बाद अगर देखा जाए स्थायी पवनों में अंतिम है आपकी ध्रुवीय पवन। कौन सी पवन? ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवनों की अगर बात की जाए तो ध्रुवीय पवन ध्रुवों से चलने वाली एक शीत शुष्क पवन है। ध्रुवों से चलने वाली एक शीत शुष्क पवन है। देखिए नंबर 3 ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पवन कहा जाता है। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य की जो पवनें हैं उन्हें ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। इन ध्रुवीय पवनों की अगर बात की जाए तो इन ध्रुवीय पवनों का संचलन जो है ना, संचलन दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री से, दोनों गोलार्धों में अगर बात की जाए तो 80 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 80 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। यानी कि अपन सीधा यूं कह सकते हैं कि जो ध्रुवीय है ना, जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र, ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र, यानी कि ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहाँ पर देख लो आप 80 डिग्री दोनों गोलार्धों में। इसके बाद अगर देखा जाए तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से, है ना, ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है उस वायुदाब के क्षेत्र में दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय पवनों का संचलन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में भी बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है। यानी कि इन पवनों की दिशा की अगर बात की जाए तो पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा है। कौन सी है? उत्तर पूर्व दिशा से ये चलना प्रारंभ करती है। ध्रुवीय पवनों की दिशा की अगर बात की जाए तो दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा,
उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में अगर बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद देखा जाए तो ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय पछुआ पवने ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की जो पवने हैं, ये दोनों पवने आपस में मिलकर के शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण करती हैं। तो ये हो गई आपकी जो स्थायी पवने थी। स्थायी पवनों के बारे में अपन ने चर्चा की है, जिसमें 3 प्रकार की पवने पड़ी है, मुख्य रूप से व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। इसके बाद पवनों वाले चैप्टर में आपका दूसरा बिंदु है सामयिक पवने। सामयिक पवने या यूं कहें अस्थायी पवने। उन सामयिक पवनों में आएगा मानसून, है ना, घाटी समीर, पर्वत समीर, जल समीर, स्थल समीर तथा जो चक्रवातीय पवने हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।